प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में और इंडिया के लोग कितना टैक्स पे करते हैं और उनके बदले उनको कौन सी फैसिलिटीज मिलते हैं और इन सारे फैसिलिटीज को हम दूसरे कंट्रीज में मिलने वाली फैसिलिटीज से कंपेयर करेंगे। वो कितना टैक्स भरते हैं और उनको कितना फैसिलिटीज मिलता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो हम पहले बात करेंगे इंडियन टैक्स सिस्टम की कि कितना कमाने पे कितना टैक्स पे करना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 3 लाख रुपए कमाने तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं आप अगर 3 लाख से 7 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा और 7 लाख से 10 लाख तक कमाने पे आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा और 10 से 12 लाख कमाने पे आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा और 12 से 15 लाख कमाने पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा और 15 लाख से ज्यादा कमाने पे आपको 30% तक टैक्स पे करना पड़ेगा। जितना हम टैक्स पे करते हैं तो उसके हिसाब से हमको कितनी फैसिलिटीज मिलते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे कंट्री में कौन से लोग कितना टैक्स पे करते हैं। अगर हम रोज काम करके कमाने वाले लोग की बात करें जो कि मजदूर होते हैं और जो कि स्टॉल्स लगाते हैं, जगह जगह जाके अपने सामान को बेचते हैं या फिर किसी के घर में काम करते हैं, वो सारे लोग दिन का लगभग 500 रुपए कमाते हैं और उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे उनको कैसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में जाके कुछ लेंगे उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं जीएसटी लगता है और वैसे ही ये सारे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग भी कुछ अगर खरीदते हैं तो उनको भी जीएसटी के तौर पे टैक्स पे करना पड़ता है। इसकी वजह से वो भी इकोनॉमी में टैक्स पे करके अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद आते हैं टीचर्स, क्लर्क्स और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और छोटे दुकानदार जो कि साल का 3 से 7 लाख रुपए तक कमा लेते हैं और उनके ऊपर उनको 5% तक टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि 3 से 7 लाख रुपए कमाने पे उनको 15 से 35 हजार रुपए टैक्स के तौर पे सालाना देना पड़ता है। और उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग, आईआईटी कंपनीज में काम करने वाले लोग और जूनियर लेवल पे मैनेजर्स, नर्सेस और छोटे बिजनेसमैन जो कि साल का 7 से 10 लाख रुपए तक कमा लेते हैं और उनको इसके लिए 10% टैक्स देना पड़ता है जो कि सालाना 70 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होता है। और उसके बाद आते हैं स्कूल प्रिंसिपल्स, जूनियर कंसल्टेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि साल का 10 से 12 लाख रुपए तक कमा लेते हैं और उनको साल का 15% टैक्स देना पड़ता है जो कि 1.5 लाख से लेकर 1.8 लाख तक होता है। और इसके बाद आते हैं सीनियर मैनेजर्स, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स और थोड़े बड़े बिजनेसमैन, सीनियर आईटी प्रोफेशनल्स, सीनियर डॉक्टर और लीगल प्रोफेशनल जो कि साल का 12 से 15 लाख रुपए तक कमा लेते हैं और उनको साल का 20% तक टैक्स देना पड़ता है जो कि 2.4 लाख से लेकर 3 लाख तक होता है। और उसके बाद आते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स, सेलिब्रिटीज और एंटरप्रेन्योर जो कि साल का 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं, उनको 30% तक टैक्स पे करना पड़ता है। इस डाटा के हिसाब से रोज कमा के खाने वाले लोगों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ तक टैक्स पे करते हैं और ये सारे लोग इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके बदले इनको कौन से फैसिलिटीज मिलते हैं और हम कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज से कि उनको कौन से फैसिलिटीज मिलते हैं इतना टैक्स पे करने पे। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जाता है जिसमें कि लोग जितना कमाते हैं उतना उनको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और जो कम कमाता है उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया में 5% से 30% तक टैक्स देना पड़ता है और वहीं यूएस में 10% से लेकर 37% तक टैक्स देना पड़ता है और यूके में 20% से लेकर 45% तक टैक्स देना पड़ता है और जर्मनी में 14% से लेकर 45% तक टैक्स देना पड़ता है। यूएस, यूके और जर्मनी में इतना ज्यादा टैक्स पे करने पे उनको बहुत ही ज्यादा सुपीरियर फैसिलिटीज और सर्विसेज मिलती हैं और जिसमें कि उनको वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, वर्ल्ड क्लास सोशल सिक्योरिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इतना ज्यादा टैक्स पे करने के बावजूद इंडिया में लोगों को टूटे फूटे रोड, जिसमें कि उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं और उसके बाद भीड़ भाड़ वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऐसे स्कूल्स जहां पे हद से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं झूठे मूठे बहाने बना के और इंडिया के लोगों को उनके टैक्स पे करने के बदले उनको सही फैसिलिटीज और सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है। और इसका एग्जांपल आप दिल्ली में देख सकते हैं जहां पे लोग इनकम टैक्स और लोकल टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद आपको दिल्ली के रोड्स पे
बहुत सारे पॉट होल्स मिल जाएंगे, और जिसके पीछे का कारण है सरकार की लापरवाही। और दिल्ली में रोड के टूटे फूटे होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसा सिचुएशन सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया के लोग, मतलब कि आप लोग, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के जितना या उनसे भी ज्यादा टैक्स पे करते हैं। और इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। और इसके बावजूद अगर आप उन डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें और इंडिया की बात करें हेल्थ केयर में, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यूके और स्वीडन जैसी डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे हेल्थ केयर को फ्री में दिया जाता है या फिर हैवी सब्सिडाइज्ड करके दिया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कम रेट में दिया जाता है, और वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हॉस्पिटल्स में स्टाफ की कमी होती है। वहां पे जितने लोग होने चाहिए उनसे ज्यादा लोग हैं, और जिसकी वजह से लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके ज्यादा पैसे खर्च करके इलाज कराना पड़ता है, और जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिलने की वजह से। और इसके लिए आप बिहार का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे एक बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट की कमी होती है, वहां पे मेडिसिन की कमी होती है, वहां पे वेंटिलेटर्स की कमी होती है, वहां पे डॉक्टर्स की कमी होती है, वहां पे पेशेंट्स के बेड्स की कमी होती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की जान चली जाती है, और जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। और ये सारी चीजें ज्यादा टैक्स पे करने के बावजूद हो रहा है और होता रहेगा जब तक आप नहीं जागेंगे। और ये सारी चीजें सिर्फ बिहार में नहीं, और भी बहुत सारे स्टेट्स में है, जिसमें कि बिहार सबसे ऊपर आता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो फिनलैंड और जर्मनी जैसे लोग फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में स्कूल्स को बहुत कम फंड दिया जाता है, और क्लासरूम में हद से ज्यादा बच्चे भरे होते हैं। अगर एक क्लास में 40 बच्चे होने चाहिए तो एक क्लास में 60 से 70 बच्चे होते हैं। आपने अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप स्कूल गए होंगे या अभी भी जाते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा। और बहुत सारे स्कूल्स में तो टॉयलेट ही नहीं है, अगर टॉयलेट है भी तो वहां पे ऐसी कंडीशन में है कि आप वहां पे नहीं जा सकते हैं, और उन टॉयलेट्स को आप यूज करना अवॉइड करेंगे। और बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स उतने ज्यादा क्वालिफाइड होते ही नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, और ये सारे बच्चे जो कि इंडिया के फ्यूचर है, उन सारे बच्चों को अनक्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस बात है। और इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सोचते हैं, जिनमें कि उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बहुत ज्यादा फीस पे करना पड़ता है, और जिसके वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। वो एक तरफ इनकम टैक्स के तौर पे 5 से 30% तक टैक्स देते हैं, और दूसरी तरफ उनको 5 से 28% तक जीएसटी देना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की वजह से इतना ज्यादा फीस भी उनको पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा बर्डन झेलना पड़ता है, और ये सब इतने ज्यादा टैक्सेस पे करने के बावजूद। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है उत्तर प्रदेश, जहां पे बहुत सारे स्कूल्स में नॉर्मल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। बहुत सारे स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट्स जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, और टॉयलेट्स होते भी हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार होती है, जिसको आप मजबूरी में ही यूज करेंगे। और दूसरे डेवलप कंट्रीज में इतना टैक्स पे करने पे उनको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है स्कूल में, और उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। वहीं इंडिया में स्कूल और टीचर्स की ये हालत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती हैं, उनके ऊपर कोई काम होता नहीं है। और वहीं जापान और जर्मनी जैसे देशों में वहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मूथ रोड्स और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वहीं इंडिया में अंडर डेवलपमेंट है। इंडिया में डेवलपमेंट की बातें की जाती है, पर कोई ज्यादा हद तक डेवलपमेंट नहीं होता है। बहुत सारे ब्रिजेस बनाए जाते हैं जो कि कुछ महीनों या कुछ दिनों बाद टूट जाते हैं, और उनके वीडियोस वायरल होते हैं, लोग देखते हैं, दूसरे को भेजते हैं, और बात वहीं पे खत्म। रोड्स बनाए जाते हैं जो कुछ महीनों बाद वहां पे गड्ढे देखने को मिल जाएंगे, उसकी वजह से आपको वहां पे बहुत सारे पॉट होल्स देखने को मिल जाएंगे, और वहां पे आपको बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आम बात है। वीडियोस चलती हैं, वायरल हो जाती है, लोग शेयर करते हैं, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। और उसके बाद बहुत सारे हाईवेज वगैरह हैं, एक्सप्रेसवेज वगैरह हैं, वहां पे बहुत सारे हाईवेज में आपको पानी लगा हुआ दिखेगा कि ज्यादा बारिश होने से वहां पे पानी भर गया है, और ये भी इंडिया में बहुत ज्यादा आम बात है। पर दूसरे देशों में ऐसी बातें नहीं होती है। और इंडिया में बिजली कटना, पानी की दिक्कत होना, ये बहुत ही ज्यादा आम बात है। गांव में तो आम बात है ही, गांव लगभग सारे गांव में होता है, यहाँ तक कि बहुत सारे शहरों में भी होता है। इंडिया में ये छोटी बात होगी, पर दूसरे डेवलप कंट्रीज में पावर कट होना और पानी का शॉर्टेज बहुत ही बड़ी बात होती है।
और वहाँ पे लोगों को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मुंबई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर कट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एरियाज में, और बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अपने डेली लाइफ में। और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में जिसमें सबसे ऊपर मुंबई आता है। और इसके अलावा अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, जापान, जर्मनी और यूएस जैसे देश अपने सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में अनएम्प्लॉयमेंट, पेंशन और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स को शामिल किया जाता है। और अगर हम सोशल सिक्योरिटी इंडिया में देखें तो इंडिया में अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, मतलब आपको पैसों की दिक्कत है, या फिर आप बीमार पड़ चुके हैं, या फिर आप बेरोजगार हैं, तो सरकार आपकी कोई मदद नहीं करेगी। और आम लोग भी यही सोचेंगे कि हमारी दिक्कत है तो सरकार क्या करेगी, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो इन सारी चीजों में आपकी मदद करे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोविड-19 के दौर का था। जब कोविड-19 आई थी तो बहुत सारे मतलब लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, और बहुत सारे लेबर्स जो कि दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए गए थे वो अपने स्टेट्स वापस आ रहे थे, पर सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो उनकी दिक्कत थी, सरकार की कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो उन्होंने उन सारे लोगों की कोई मदद नहीं की, क्योंकि सरकार तब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने में लगी हुई थी, इसलिए उनका उनसे कोई लेना देना था ही नहीं। वहीं यूएस में देखिए तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स और स्टिमुलस पैकेजेस प्रोवाइड करती है, मतलब उनको कुछ पैसे की मदद करती है या कोई पैकेजेस देती है, सब्सिडीज देती है इन सारे लोगों की मदद करने के लिए जो कि बेरोजगार हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, या कोई पैसों की दिक्कत से जूझ रहे हैं। पैसों की दिक्कत मतलब कि उनकी जॉब चली गई है किसी कारण की वजह से, या फिर वो बीमार है। तो इन सारी चीजों में दूसरे डेवलप कंट्रीज इन सारे लोगों की, अपने देश के लोगों की मदद करते हैं। वही आप इंडिया में खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसी हालत है। अब जीएसटी की बात करते हैं। इंडिया में 5 से 28% तक जीएसटी पे करना पड़ता है हर एक चीज में, जो चीज आप खरीदते हैं। और वो जीएसटी पे करने पे गवर्नमेंट के पास वो सारे पैसे जाते हैं, और गवर्नमेंट बोलती है ये सारे जीएसटी वो इसलिए लेते हैं ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए पब्लिक को। क्या आप मुझे गिनवा सकते हैं कि कौन से सर्विसेज आपको जीएसटी पे करने पे मिलता है? और मिलता भी होगा तो बहुत ही कम सर्विसेज मिलते हैं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, जिसके लिए आप इतना ज्यादा जीएसटी पे करते हैं हर चीज जो भी आप खरीदते हैं। अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में इतना ही जीएसटी लगता है, पर वहां पे साफ सुथरा पब्लिक स्पेस मिलता है, और वहां पे एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वहां पे कम दाम में हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिलता है। जीएसटी देने के बावजूद जो सर्विसेज हमें नहीं मिलती है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैंगलोर है, जहाँ पे लोग पानी के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जीएसटी देते हैं। उनके बदले उनको पानी की दिक्कत होती है, पानी की कमी होती है, और बहुत ज्यादा पावर कट्स भी होते हैं। वहीं सिंगापुर में ये आम फैसिलिटीज बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पावर कट के, या बिना किसी पानी की कमी के वहां पे प्रोवाइड की जाती है। अगला है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे जापान और जर्मनी जैसे डेवलप कंट्रीज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इनकम टैक्स में ही ऐड कर लिया जाता है, और वहां के लोगों को अलग से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं देना पड़ता है। वहीं इंडिया में आप पब्लिक ट्रेन और बसेस यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले होते हैं, और उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है अलग से इनकम टैक्स पे करने के बावजूद, और वो अनसेफ होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, और जिसकी खबरें आप न्यूज में देखते ही होंगे। और ये बात सोचिए, आप इनकम टैक्स देते हैं उसके बावजूद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में पैसा देना पड़ रहा है, तो आपको ये इनकम टैक्स देके फायदा क्या हो रहा है? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मुंबई, जहाँ पे आपने लोकल ट्रेन की हालत देखी होगी, कितनी बुरी हालत होती है लोकल ट्रेन में। लोग बाहर बाहर लटक के ट्रेन में सफर करते हैं, और बहुत सारे लोग रील्स बनाने के लिए इतने बेवकूफ बन जाते हैं, वो खुद को यूं दिखाते हैं कि तुम्हारे स्टेट में तो बस इतनी सी भीड़ होती है तो तुम ट्रैवल करते हो, मुंबई में तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो हम वहां पे ट्रैवल करते हैं। तो वो ये बात शान से बोलते हैं, पर इसमें शान से बोलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसकी वजह से लोगों को ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अगला इंपॉर्टेंट चीज किसी भी नागरिक के लिए होता है हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट, मतलब कि घर। अगर आप दूसरे डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूके और जर्मनी में देखें तो वो टैक्स के पैसों से ही सिटीज
शहरों को सही से प्लान करके उसमें घर बनाते हैं और सारे घर का इतना दाम रखते हैं कि आम लोग कुछ सालों तक पैसा जमा करके उस घर को खरीद पाए। उनके लिए घर कोई सपने जैसा नहीं होता है, वो पैसे जमा करके घर खरीद लेते हैं। पर इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में घर खरीदना एक सपने जैसा है। आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या आप खुद भी कहते होंगे कि मेरा सपना है कि मैं एक घर खरीदूं। बहुत सारे लोगों के पास खानदानी घर होगा, वो अलग बात है, पर जो जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए एक सपने की तरह होता है कि अपनी जिंदगी में एक घर बना लिया जाए। और ये सारी चीजें आपका टैक्स पे करने के बावजूद ये हालत है। बहुत सारे लोगों को स्लम्स में और बहुत ही कम डेवलप्ड एरियाज में रहना पड़ता है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिल्ली और मुंबई है, जहाँ पे बहुत ही कम जगह पे लोग इकट्ठा होके रहते हैं। और धारावी जो सबसे फेमस सबसे बड़ा स्लम है मुंबई में, वहां के लोग इंडियंस ही हैं, पर सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। वहां पे लोग रह रहे हैं स्लम्स में, इतने सारे लोग वहां पे स्लम्स में रह रहे हैं, पर सरकार डेवलपमेंट कर रही है, ये तो मानना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद इन सारी चीजों को जो और ज्यादा बिगाड़ता है वो होता है करप्शन। दुनिया में जो सबसे कम करप्ट देश है उनमें से डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन का नाम आता है। और इंडिया में जो आप लोग टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट वो सारे टैक्सेस को कलेक्ट करके सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसमें और सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे टैक्सेस को सही से यूज करे और स्टेट लेवल पे वो सारे करप्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे टैक्सेस से मिला हुआ पैसा भी कम हो जाता है और उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। और सरकार वैसे ही गैर जिम्मेदार होती है कि वो डेवलपमेंट नहीं करती है और उसके ऊपर से करप्शन हो जाना वो लोगों का और बुरा हाल कर देता है। इसके वजह से इतना टैक्स पे करने के बावजूद भी लोगों को बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जाती है और लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी तरसते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बिहार और महाराष्ट्र, जहाँ पे स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा करप्शन होता है और उस करप्शन होने की वजह से वहां पे डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा कम होता है। और बिहार में तो बहुत सारे ब्रिजेस बनते ही टूट जाती हैं। ये सारे फैसिलिटीज जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, पर सबसे जरूरी बात है आपको ये समझना, आप किसी के नीचे अभी नहीं रह रहे हैं, कोई आपके ऊपर राज नहीं कर रहा है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उन टैक्सेस से आपके लिए काम करती है, आपको फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर गवर्नमेंट आपके लिए कुछ सर्विसेज या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो आपके लिए वो चीज करे। आजकल गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है जैसे कि वो पब्लिक के ऊपर एहसान कर रही हो। गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स निकालती है जिसको कि लोग देख के खुश हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी अपनी वाहवाही करा लेती है, पर उससे ज्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए। गवर्नमेंट कुछ स्कीम निकालती है जिसको देखते जनता खुश हो जाती है। गवर्नमेंट कुछ स्कीम निकालती है और वो ऐसे दिखाती है कि वो जनता के ऊपर एहसान कर रही है और जनता भी उसमें खुश हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए ये क्या किया, गवर्नमेंट ने मेरे लिए वो किया। पर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी कर रही है, वो आपके कोई एहसान नहीं कर रही है। आप अपना टैक्स उनको पे कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सच में वो सर्विसेज फैसिलिटीज आपको मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए? और इंडिया के लोगों को अब जागना पड़ेगा, उनको अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, तभी जाके उनको इतने टैक्स देने के बाद फैसिलिटीज और सर्विसेज मिलेंगी। और कौन सी फैसिलिटीज आपको नहीं मिल रही है, कौन सी फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।